हेलो स्टूडेंट। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सबको आज मैं क्लास ट्वेल्थ की सेकेंड बुक का जो ये फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से भारत की विदेश नीति, ये वाला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जितने भी इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड या वन लाइनर, जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उसको अंडरलाइन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उससे किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म डैश की पृष्ठभूमि में हुआ था। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म किस पृष्ठभूमि में हुआ था? विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में। अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होते, चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो चाहे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो, तो भारत एक राष्ट्र के रूप में इतनी जल्दी उभर कर सामने नहीं आता। एक राष्ट्र वो होता है जहाँ मिलजुल कर आपस में एकता और भाईचारे के साथ रहा जाता है। सेकंड, एक देश की विदेश नीति पर किन वातावरणों का प्रभाव पड़ता है? एक देश की विदेश नीति पर किन वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो वो पड़ता है घरेलू यानी डोमेस्टिक, और दूसरा इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रख कर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से उन्हें अनुदान या कर्ज मिल रहा था। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ज़्यादातर विकासशील देश थे, उन्होंने अपनी विदेश नीति किन को ध्यान में रख के बनाई? विकासशील देशों ने ताकतवर देशों को ध्यान में रख के अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि ताकतवर देशों ने ही इन विकासशील देशों को लोन दिया था, डोनेशन दिया था। इसलिए इन्हें अपनी विदेश नीति ताकतवर देशों को ध्यान में रख के बनानी पड़ी। तो अब आता है हमारे पास चौथा क्वेश्चन। जब भारत आज़ाद हुआ तब अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तो तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था। अच्छा, अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था और अपनी विदेश नीति बना रहा था, तब डैश की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? शीत युद्ध की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेशी संबंधों से ही बनी होती है। यही आज़ादी की कसौटी भी है। बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्तता है। एक बार विदेशी संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चले जाए, तो फिर जिस हद तक आपके हाथ से ये संबंध छूटे और जिन मसलों में छूटे, वहाँ तक आप आज़ाद नहीं रहते। ये लाइन किसने कही थी? ये लाइन कही थी जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने संविधान सभा की एक बहस के दौरान मार्च 1949 में ये लाइनें कही। पहले पेज पे 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का हवाला देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है,
तो वह है आर्टिकल नंबर 51, जो हमारा नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। क्या क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का हवाला देता है, राष्ट्र के बीच में समतापूर्ण और न्याय संगत संबंध बनाने पर जोर देता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों का पालन करेंगे ये बोलता है, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा, मीडिएटर के द्वारा सॉल्व करेंगे। ये आर्टिकल नंबर 51 बोलता है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस को प्रमोट करने वाला प्रिंसिपल है। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है INA का पूरा नाम। INA का पूरा नाम इंडियन नेशनल आर्मी। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि INA का गठन या उसको बनाने वाले कौन थे। INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक किन्होंने विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन किया। मतलब 1946 से 1964 तक भारत की विदेश नीति को किसने बनाया और उसको क्रियान्वयन, उसको इम्प्लीमेंट किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो आपको पता होगा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति को बनाया भी और क्रियान्वयन भी किया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 9th क्वेश्चन। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। अब 3 बड़े उद्देश्य देखो नेहरू की विदेश नीति की। पहला, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता। मतलब जो कठिन संघर्ष करके हमने सॉवरेनिटी या संप्रभुता को बचाया है। संप्रभुता का मतलब होता है सुप्रीम पावर, यानी भारत किसी के इशारे पर काम नहीं करेगा, खुद के कहने पर चलेगा, अपनी मर्जी से चलेगा। तो कठिन संघर्ष से जो भारत ने सॉवरेनिटी या संप्रभुता को बनाया है, बचाया है, उसको आगे भी कैसे बचाए रखा जा सके। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी कि भारत के टुकड़े ना होने देना। और तीसरा है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू की विदेश नीति के 3 ही थे। एक तो सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना, एक रीजनल इंटीग्रिटी या क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तीसरा तेज रफ्तार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, आर्थिक विकास करना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका किस तरह के लोकतंत्र को मानता है। अमेरिका किस तरह के लोकतंत्र को मानता है। भारत को अमेरिकी खेमे के साथ नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की हिमायती के रूप में थी। मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिष्ठा लोकतंत्र का समर्थन है अमेरिका, यानी अमेरिका में प्रतिष्ठा लोकतंत्र है। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह लो। ठीक है ना। और भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत को अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका प्रतिष्ठा लोकतंत्र का हिमायती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बन जाता है
कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए, ऐसे दलों में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन सी पार्टी थी जो ये चाहती थी कि भारत को रशिया से नहीं, भारत को यूएसएसआर से नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ रिलेशंस बनाने चाहिए। ऐसा कहती थी भारतीय जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। ये चाहती थी कि भारत अमेरिका के साथ रिलेशंस ज़्यादा अच्छे से बनाए। यहाँ हमारे बेटा 11 क्वेश्चन हो गए। 12 क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल ना होने की है। आज़ादी के दो अग्रणीय खेमे रूस और अमेरिका ब्रिटेन के हैं। हम दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखना है, साथ ही उनके खेमे में शामिल भी नहीं होना है। रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर बहुत शंकित है और अन्य देशों पर भी शक करते हैं। इस कारण हमारा रास्ता कठिन है और दोनों हम पर शक कर सकते हैं कि हम उनके विरोधी खेमे की तरफ झुक रहे हैं। इससे बचा नहीं जा सकता। जवाहरलाल नेहरू ने ये लाइनें कही थी, केपीएस मेनन को एक पत्र में लिख के कही थी जनवरी 1947 में। तेरहवां क्वेश्चन, नाटो किसका संगठन था और वार्सा पैक्ट किसका था? उत्तरी अल्टार्कटिक संधि संगठन अमेरिका का था और सोवियत संघ का था वार्सा पैक्ट। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इसे नव उपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। देखो 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। ब्रिटेन ने 1956 में सुएज कैनाल को लेकर मिस्र या इजिप्ट पे अटैक कर दिया। भारत ने इसे नव औपनिवेशिकवाद न्यू कॉलोनिज्म पर अटैक माना कि न्यू कॉलोनिज्म के रूप में ये अटैक किया गया, नव उपनिवेशवाद के रूप में अटैक किया गया है। ठीक है ना। नव उपनिवेशवाद या न्यू कॉलोनिज्म का मतलब ये होता है बेटा, पुराने टाइम पर अंग्रेज लोग हम पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से शोषण करते थे। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशली, कल्चरल, हर तरीके से एक्सप्लोटेशन करते हैं। लेकिन नव उपनिवेशवाद में सिर्फ शोषण आर्थिक तौर से होता है, बिना गुलाम बनाए, बिना किसी को गुलाम बनाए अपने कल्चर को, अपने आइडियाज़ को उन पर थोपते हैं। तो भारत ने इसे नव उपनिवेशवाद के ऊपर या नव उपनिवेशवाद हमला माना जब ब्रिटेन ने 1956 में सुएज कैनाल के लेकर मिस्र या इजिप्ट पे अटैक किया। और भारत ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी, बुराई की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी साल, अगला क्वेश्चन, 1956 में सोवियत संघ ने हंगरी के ऊपर अटैक किया, लेकिन भारत ने इस कदम की यूएसएसआर की आलोचना नहीं की। भारत ने यूएसएसआर की सार्वजनिक तौर पे, पब्लिक तौर पर इस नीति की आलोचना नहीं की। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ था, क्योंकि जब ब्रिटेन ने अटैक किया मिस्र पर, इजिप्ट पे, तो बुरा बोल दिया उन्हें भारत ने। लेकिन उसी साल जब सोवियत संघ ने हंगरी के ऊपर अटैक किया तो भारत ने उसका खुले तौर पर विरोध नहीं किया। अगला 16वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पाकिस्तान
अमेरिकी नेतृत्व वाले सैनिक गठबंधन में शामिल हो गया? देखो, अब याद रखो, पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैनिक गठबंधन में शामिल हो गया था। इसी वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई थी। देखो, जब अमेरिका पाकिस्तान में पाकिस्तान अमेरिका के अंदर आ गया था, अमेरिका के ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, तो स्वाभाविक सी बात है अमेरिका और भारत के रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो गए थे। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती दोस्ती को लेकर भी नाराज था। एक तरफ तो भारत अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी तरफ मिला लिया, वैसे ही अमेरिका भारत का दुश्मन हो गया। दूसरी बात, जैसे जैसे भारत यूएसएसआर के पास जा रहा था, वैसे वैसे अमेरिका भारत से नाराज होता जा रहा था। यहां हमारे 16 क्वेश्चन हो गए बेटा। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आता है, नेहरू की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 में ही एशियाई संबंध सम्मेलनों यानी कि एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, ये बन सकता है 17वां, पॉइंट्स में बना लेना 17वें क्वेश्चन को, कि भारत ने मार्च 1947 में, भारत ने नेहरू की अगुवाई में, नेहरू की लीडरशिप में मार्च 1947 में ही एशियाई संबंध सम्मेलन यानी एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दिया था। हालांकि भारत को अभी आज़ादी मिली नहीं थी, भारत की आज़ादी के मिलने से 5 महीने पहले ही इन सम्मेलनों का आयोजन कर दिया गया और भारत ने भरपूर प्रयास करे कि इंडोनेशिया को भी आज़ाद कराया जाए। उस समय इंडोनेशिया जो था वो डच उपनिवेशों का गुलाम था, डच लोगों का कब्जा था। ठीक है ना, इतना क्लियर है। यहाँ क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं 17वें में, कि भारत ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन मार्च 1947 में किया। कब किया? मार्च 1947 में। दूसरा क्वेश्चन, भारत को आज़ादी मिलने से 5 महीने पहले ही कर लिया था ये सम्मेलन। अगला पॉइंट ये बन सकता है कि इसमें इंडोनेशिया को आज़ाद कराने की कोशिश करी थी, क्योंकि इंडोनेशिया इस समय तक डच का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्र संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। देखो, भारत ने ना 1949 में इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए कॉन्फ्रेंस भी किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजन किया जिसमें इंडोनेशिया को आज़ाद कराने की बात कही गई। ठीक है ना, इंडोनेशिया के एक शहर, अगला क्वेश्चन ये आता है कि बाडुंग सम्मेलन क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाडुंग सम्मेलन। इंडोनेशिया के एक शहर बाडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। अभी आ जाता है बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के एक शहर बाडुंग में हुआ, 1955 में हुआ। ठीक है ना, अगला, इसे बाडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, वो तो हो गया। अच्छा, बाडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। अब ये क्वेश्चन आ गया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी बेटा? बाडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। अब ये आ गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला कॉन्फ्रेंस या पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो हुआ बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन देखते हैं। ताकत के 3 साधन संपदा, धन, जन से हीन एक देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है।
उसकी आवाज को दिग्गज देश की जमात भी में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। ऐसा किसने कहा? सी राजगोपालाचारी ने कहा एडवीना माउंटबेटन को एक पत्र में 1950 में पत्र लिखते समय ये लाइन कही। नेक्स्ट बेटा 24, चीनी क्रांति कब हुई? अब अगला क्वेश्चन आ सकता है। चीनी क्रांति 1949 में हुई और इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता देने वाला पहला देश दुनिया का भारत था और आज वही चाइना भारत को आंख दिखाता है। नेक्स्ट, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 को किया। अब यह आता है कि पंचशील साइन कब हुआ? पंचशील समझौता साइन हुआ 29 अप्रैल 1954 को। किस किस के बीच में हुआ? भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच में यह समझौता हुआ। इस समझौते को पंचशील समझौता भी कहते हैं। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने कब तिब्बत पर कब्जा किया? चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था अब वह ख़त्म हो गया। पहले तिब्बत जो था भारत और चाइना के बीच के मिडल हिस्सा था, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद पंचशील समझौता होने के बाद हमने अनौपचारिक रूप से मान लिया, इनफॉर्मल तरीके से हमने मान लिया कि चाइना का पार्ट है तिब्बत। तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, हमने मान लिया, ठीक है ना, इनफॉर्मल तरीके से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि तिब्बत के धार्मिक नेता जो दलाई लामा थे उन्हें किसने राजनीतिक शरण दी? उन्हें भारत ने राजनीतिक शरण दी। यानी तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, उसे भारत ने शरण दी, उसने भारत से शरण मांगी थी। 1959 में भारत ने उन्हें शरण दी थी। तो चीन ने यह आरोप लगा दिया कि भारत चीन के अंदरूनी मामले में, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि तिब्बत का धार्मिक नेता था दलाई लामा और चाइना उसे अपना दुश्मन मानता था और चाइना तिब्बत के लोगों पर बहुत टॉर्चर कर रहे थे और तिब्बत के लोग और ये दलाई लामा जो थे बहुत परेशान थे। उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने 1959 में उसकी मदद करी और उसे अपने देश में पनाह दी। नेक्स्ट, चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले 2 इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्से में, जम्मू कश्मीर देखो चीन ने भारत के 2 इलाके जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर अपना अधिकार जता दिया। चीन बोला कि जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाले हिस्से में अक्साई चीन मेरा है और अरुणाचल प्रदेश की ज़्यादातर हिस्से मेरे हैं।
उसने इसके लिए तर्क ये दिया कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा हुआ करता था और नेफा कभी मेरी बाउंड्रीज के अंदर आता था, इसलिए अरुणाचल प्रदेश मेरा है। क्वेश्चन आ जाता है अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? नेफा। ठीक है ना। 1957 से 59 के बीच चीन ने अक्साई चीन वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। याद रखना, चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया था 1957 से 59 के बीच में, और इस इलाके में उसने राजनीतिक बढ़त हासिल कर ली और उसने अपनी एक सड़क भी बना ली थी इस रास्ते। और जब युद्ध होगा 1962 में, युद्ध हुआ 1962 में, तो चीन को इस सड़क का बहुत फायदा हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा ही करना, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्र पर बड़ी तेजी और व्यापक स्तर पर हमले हुए। मतलब अक्टूबर 1962 में चाइना ने दोनों ही इलाके, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लद्दाख के अक्साई चीन वाले इलाके में भयंकर तबाही मचाई, अटैक किया। इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ और लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर, वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सेनाओं ने चीन की बढ़त रोकी। कह रहा है जो वेस्ट साइड था, लद्दाख वाला हिस्सा था, भारतीय सेना ने लद्दाख वाले हिस्से में तो चीन को रोक दिया, लेकिन पूर्व में चीन, ईस्टर्न साइड यानी अरुणाचल प्रदेश की साइड, चीन की सेना बहुत आगे तक आ गई थी। लगभग उसने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया था और उसकी सेना अब असम के बाउंड्री इलाके तक आ गई थी। इस असम के मैदानी इलाकों तक चीन की सेना पहुंच गई थी। आखिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया था, और इसमें चीन एक तरफा युद्ध विराम डिक्लेयर कर देता है, और युद्ध विराम डिक्लेयर करने के बाद चीनी सेना वापस उसी मुकाम पर लौट जाती है जहां से उसने शुरू किया था। चीन ने इलाका जीतने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन बेटा सारा इलाका नहीं छोड़ा था, उसने कुछ इलाकों पर कब्जा भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सुना है कि 1962 के युद्ध के बाद जब लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गाया तो नेहरू भरी सभा में रो पड़ा था। अब क्वेश्चन आ जाएगा, नेहरू भरी सभा में कब रोया? जब 1962 में लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गाया तो नेहरू की आंखें भर आई। 34, चीन युद्ध से भारत की छवि को देश विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। संकट से उभरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद मांगनी पड़ी थी, क्योंकि जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तो सोवियत संघ, यूएसएसआर या फिर रशिया कह लो, उसने किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया था। ऐसी कंडीशन में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ यानी न्यूट्रल बना रहा, किसी का साथ नहीं दिया। चीन युद्ध में हार इसलिए भी हुई थी बेटा, हमारी आर्मी स्ट्रांग थी नहीं। आर्मी हमारी स्ट्रांग थी नहीं क्योंकि नेहरू जी का ये कहना था कि सेना पर पैसा खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है, मिलिट्री पर पैसा खर्च करने से ज़्यादा पैसा अच्छा है कि आप विकास के कार्यों में आप एजुकेशन फील्ड, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ाओ। तो इसलिए हमारी इस युद्ध में हार हुई और कई सारे सैन्य कमांडरों ने अपना इस्तीफा दे दिया था इस दौरान, या फिर छुट्टी लेकर घर बैठ गए थे। उस समय के हमारे रक्षा मंत्री थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. किशन मेनन। अब ये आ सकता है कि भारत चीन युद्ध के टाइम पर हमारे रक्षा मंत्री कौन थे? V.K. किशन मेनन थे। उन्होंने मंत्रिमंडल
छोड़ना पड़ा। मतलब जब ये युद्ध हार गया तो भारत की रक्षा मंत्री जो थे वी.के. किशन मेनन ने अपने मंत्रिमंडल की पोस्ट को छोड़ दिया, अपनी पोस्ट को छोड़ दिया, और नेहरू सरकार के खिलाफ पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव आया, जिसमें सरकार को संसद में, लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी फिर से सिद्ध करनी पड़ी कि उनके पास आधे से ज़्यादा मेंबर है। और याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। अब देखो अगला क्वेश्चन मैंने यही बना दिया ना। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन कब और किसकी सरकार के खिलाफ आया? 1962 में आया। भारत चीन के युद्ध के बाद नेहरू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, भारत और चाइना के 1962 के बाद जो है 1962 के बाद कब रिलेशन बने? पूर्ण राजनीतिक संबंध, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब बने? भारत और चाइना के 1962 के वॉर के बाद जो पूर्ण राजनीतिक संबंध थे, राजनयिक संबंध थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो 1976 में बने। पहली बार विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी चीन के दौरे पर गए, 1979 में गए थे। नेहरू के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री चाइना गया है तो वो है राजीव गांधी। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन यहां बन जाएंगे। वो क्या? भारत और चाइना के बाद 1962 के बाद कब रिलेशन बने? 1976 में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बने। बतौर विदेश मंत्री पहली बार चीन के दौरे पर कौन गया? अटल बिहारी वाजपेयी गए। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि नेहरू के बाद कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जो विदेश दौरे पर गया चाइना के, जो चाइना के दौरे पर गया? वो है राजीव गांधी। यहाँ हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन बहुत सारे पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो उस पैराग्राफ को टिक कर लीजिएगा कि भारत चीन जो युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध में सोवियत संघ जो था और चाइना के बीच में भी मतभेद पैदा हो गया था। ध्यान से सुनो, जो 1962 का भारत चाइना युद्ध था, उस युद्ध के कारण चाइना और सोवियत संघ के रिलेशंस खराब हो गए थे। ठीक है ना। अब देखो उस रिलेशन के खराब होने का नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो भाकपा थी, क्वेश्चन आ जाता है भाकपा क्या होता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा नाम है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भी बड़ी उठापटक मच गई। जो सोवियत संघ का खेमा था, जो सोवियत संघ या सोवियत यूनियन का फेवर करता था और कांग्रेस का साथ देता था। देखो भाकपा 2 भागों में बट गई। एक जो सोवियत संघ का साथ देता था, चाइना को गलत मानता था और कांग्रेस पार्टी का साथ देता था। दूसरा खेमा जो चीन का साथ देता था, जो कहता था कि चीन सही कर रहा है जो कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था, वो दूसरा खेमा। याद रखना, लड़ाई चाइना के साथ हुई भारत की, लेकिन एक खेमा भारत का, भाकपा वाले पार्टी में से एक खेमा कहता है कि मैं चाइना का फेवर करता हूं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। दूसरा खेमा सोवियत संघ का साथ देता है, भारत का साथ देता है और कांग्रेस पार्टी का फेवर करता है। इसी को लेकर 1964 में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई।
क्वेश्चन आ जाता है सीपीआई कब टूटी? 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूटी। और इस टूटने के बाद दो पार्टी बनी, एक बनी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो पहले, दूसरी बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआई। क्या बनी? सीपीआई एम। एक पार्टी बनी सीपीआई और एक पार्टी बनी सीपीआई एम, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना। 1964 में सीपीआई दो भागों में बट गई, एक सीपीआई और एक सीपीआई एम। जो भी लीडर्स चाइना का फेवर कर रहे थे उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद नागालैंड को एक नए प्रांत, नए राज्य की दर्जा मिल गया। भारत चाइना युद्ध के तुरंत बाद नागालैंड को एक अलग राज्य बना दिया गया, जबकि मणिपुर और त्रिपुरा पहले जैसे केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनमें विधानसभा चुन सकते थे। पहले ये यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी तो है ही है, लेकिन इन्हें असेंबली चुनने की परमिशन दे दी कि अपने लिए असेंबली इलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हकीकत जो मूवी थी उसके निर्देशक कौन थे, उसके वो किस वर्ष रखी गई? 1964 में लिखी गई। निर्देशक चेतन आनंद थे और अभिनय किया था धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश और बलराज साहनी, जयंत, सुधीर, संजय खान और विजय आनंद। बस इतना याद रखो कि वर्ष 1964 में हकीकत फिल्म बनी, निर्देशक चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा क्या बनता है, 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच एक छाया युद्ध, शैडो वॉर छिड़ गया। मतलब 1947 में ही कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शैडो वॉर, छाया युद्ध छिड़ गया था। नेक्स्ट, विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा लंबा विवाद सुलझा लिया गया। नेहरू और जनरल आयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 पे हस्ताक्षर किए, 1960 में हस्ताक्षर किए। अब क्वेश्चन यह बनता है कि किसने सिंधु जल संधि करवाई थी? विश्व बैंक ने करवाई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि हुई थी। भारत की तरफ से नेहरू जी थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल आयूब खान थे। 1960 पर इस पर साइन किए गए थे। वर्ल्ड बैंक ने कराई थी और इसके द्वारा सिंधु नदी के पानी के बंटवारा किया गया था कि सिंधु नदी का कितना % हिस्सा पानी का भारत लेगा और कितना % हिस्सा पाकिस्तान लेगा। नेक्स्ट देखो, अब पूरा पैराग्राफ है, कई सारे उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो है 1965 का भारत पाकिस्तान वॉर की सिचुएशन क्या थी, कैसा वॉर था, कहाँ से अटैक हुआ था। तो 1965 में या 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके में या कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला, यानी रन ऑफ कच्छ जो गुजरात के में पड़ता है,
रन ऑफ कच्छ से अटैक किया पाकिस्तान ने, मिलिट्री अटैक था। इसके बाद जम्मू कश्मीर से उसने अगस्त सितंबर के महीने में अटैक किया। अप्रैल महीने में कच्छ के साइड से और अगस्त सितंबर के महीने से बेटा उसने जम्मू कश्मीर में अटैक कर दिया। उसे ये आशा थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उसका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान सेना की बढ़त को रोकने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने का आदेश दिया। बोला कि पंजाब की तरफ से अटैक करो, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है ना। दोनों देशों की सेना के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई थी। हमने लाहौर तक तिरंगा झंडा फहरा दिया था 1965 के 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। नेक्स्ट, अब देखो, जुल्फी अली कार भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजय रही थी। अब देखो 1971 का दौर चल रहा है। 1971 के टाइम पर जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, वहां पर जुल्फी अली कार भुट्टो की पार्टी की सरकार बनी। उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। ठीक है ना। उसने पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी अच्छी तरीके से विजय हासिल करी थी। उनके लीडर का नाम था मुजीबुर रहमान। ये मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। ठीक है ना। अब पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए द्वितीय दर्जे के नागरिकों के बर्ताव के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया। अब क्या है ना, पश्चिमी पाकिस्तान जो है, जो रियल पाकिस्तान है, वो पूर्वी पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश है, उनके लोगों को ये फील कराता था तुम द्वितीय दर्जों के, तुम दूसरी प्राणी के पाकिस्तानी हो, तुम पहली श्रेणी के पाकिस्तानी नहीं हो, तुम दूसरी दुनिया के दूसरे दर्जे के लोग हो। तो इस बार बंगाली जनता ने पूर्वी पाकिस्तान में जो है शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को जिता दिया गया। जैसे ही जिताया गया, जीत गया। अब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। अब ये आ जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कब किया पाकिस्तानी सेना ने? 1971 में। अब 1971 के पूरे साल में 80 लाख भारतीय शरणार्थी बन के भारत में आ गए। मतलब बांग्लादेश की साइड से 80 लाख लोग भारत में आ गए, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान, रियल पाकिस्तान, बांग्लादेश या पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोगों पर बहुत टॉर्चर कर रहा था। रेप, बलात्कार, हत्या, लूटपाट आम बात हो गई थी। इतनी घटनाएं चल रही थी, पाकिस्तानी फौजों द्वारा ये किया जा रहा था। तो 80 लाख लोग भारत में भाग के आ गए। भारतीयों ने भी, भारत की सरकार ने भी उनका साथ दिया। अब हुआ ये, भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन दिया। बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम चल रहा था। ठीक है ना। इतना ही नहीं, भारत ने उसका नैतिक या मॉरल सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि फिजिकली हेल्प भी करी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। साजिश ही नहीं कर रहा था, भारत ने उसे तोड़ के भी दिखा दिया। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 की जुलाई में पाकिस्तान होते होते गुपचुप तरीके से चीन का दौरा किया।
अब याद रखना, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के जो सलाहकार थे हेनरी किसिंजर, इसने क्या किया, जुलाई में पाकिस्तान होते हुए चीन के दौरे पर निकल गए। अब अमेरिका, पाकिस्तान और चीन तीनों का एक सेंटर बन गया था। अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना एक तरफ आ गया था। भारत को डर लगने लगा तो भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में 20 ईयर ट्रीटी साइन करी। भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि साइन करी। कहा कि 20 सालों तक अगर भारत पर कोई अटैक करेगा तो यूएसएसआर भारत की मदद करेगा, क्योंकि उधर से चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान एक हो गए थे। इधर से भारत ने अपने डिफेंस के लिए यूएसएसआर को अपने पास रखा और यूएसएसआर और रशिया ने भारत की बहुत हेल्प करी 1971 के युद्ध में। पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी, लेकिन इस समय रशिया बीच में आ गया था और उसने पूरी दुनिया को रोक दिया था। ठीक है ना। यहाँ छोटी सी स्टोरी बेटा ये है कि पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया था 1971 के वॉर में। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को बोल के, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने अपने परमाणु हथियारों को, परमाणु मिसाइलों को भारत की तरफ रवाना कर दिया था जहाज पे लाद कर। इतनी देर में रशिया आ गया, यूएसएसआर आ गया। रशिया ने बोला अगर तूने अगर भारत पे अटैक किया तो मैं तेरे ऊपर परमाणु मिसाइलें छोड़ दूंगा। तो अमेरिका ने बोला अगर भारत पाकिस्तान की ज़मीन पे कब्जा करेगा तो मैं भारत के ऊपर छोड़ दूंगा। तो रशिया ने बोला, यूएसएसआर ने बोला अमेरिका को कि अगर तूने भारत के ऊपर एक भी मिसाइल छोड़ी तो मैं पूरी मिसाइलें तेरे ऊपर छोड़ दूंगा। तो भारत की संस्कृति रही है कि भारत ने कभी दूसरे देश पे कब्जा नहीं किया है, तो भारत ने जीतने के बाद भी वो सारे इलाके छोड़ दिए, लेकिन रशिया ने हेल्प बहुत करी। नेक्स्ट 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण व्यापक युद्ध छिड़ गया। मैंने बताया ना। अब युद्ध कब छिड़ा था भारत और पाकिस्तान के बीच में? युद्ध छिड़ा था 1971 के दिसंबर में। अब पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमला किया। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट थे उन्होंने राजस्थान और पंजाब की साइड से हमला किया, जबकि सेना ने जम्मू कश्मीर की तरफ से अपना मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान ने 1971 के टाइम पे पंजाब और राजस्थान से हमला किया और जम्मू कश्मीर से अपनी आर्मी उतार दी। 10 दिन के अंदर भारतीय सेनाओं को तीनों तरफ से घेर ली। भारतीय सेनाओं ने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया। मतलब अब ये आ सकता है अगला क्वेश्चन कि 1971 के वॉर में ढाका, जो बांग्लादेश की आज के टाइम पे राजधानी है, ढाका को 10 दिन के अंदर अंदर भारतीय सेना ने तीनों तरफ से घेर लिया ताकि पाकिस्तान का समर्थन ना मिले। और ये युद्ध शुरू हुआ था बेटा 3 दिसंबर 1971 को। 15 दिसंबर 1971 को वो हार गए थे पाकिस्तान वाले, और 16 दिसंबर 1971 के दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया देश की लाइन खींची जिसका नाम था बांग्लादेश। अब पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान का हिस्सा ना रहकर एक नया देश बांग्लादेश बना। और 1971 के वॉर के बाद 3 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फी अली कार भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते पर साइन हुए, जिसमें बोला गया कि दोनों देश शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब देख लो बेटा, ये पूरा पैराग्राफ है कारगिल संघर्ष के बारे में, इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, तो कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखते हैं। देखो 1999 की शुरुआती महीने में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा के कई ठिकाने जैसे द्रास, मास्कोस, काकासार और
बतलिक, ये जो थे ना, इन ठिकानों पर मुजाहिदीनों ने कब्जा कर लिया। मुजाहिदीन तो नाम नाम के थे, पाकिस्तानी आर्मी के लोग ही थे। 1999 के शुरुआती महीनों में क्या किया, लद्दाख या भारतीय सेना के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया मुजाहिदीनों ने। पाकिस्तानी सेना की इसमें मिली भगत साफ साफ नजर आती थी। भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई और दोनों देशों के बीच में एक संघर्ष छिड़ गया, जिसे कारगिल की लड़ाई कहा गया। अब सुनो क्या हुआ था कारगिल की लड़ाई में। 1999 के मई और जून में यह लड़ाई लड़ी गई। 26 जुलाई 1999 को भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनर्अधिकार प्राप्त कर चुका था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने अपने सारे क्षेत्र लगभग वापस ले लिए थे। कारगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा, क्योंकि इस समय दो परमाणु संपन्न शक्ति एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार का टेस्ट कर लिया था और भारत ने भी कर लिया था। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गई थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और सत्ता पे खुद काबिज हो गए थे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी इस वक्त प्रधानमंत्री थी, यानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में विजय हासिल हुई थी इंदिरा गांधी को। लोकसभा इलेक्शन तो दूर, राज्यों में भी जो इलेक्शन होने थे ना, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीती, क्योंकि लोगों के मन में गया कि एक फीमेल प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी भारत ने पाकिस्तान जैसे देश को हरा दिया। इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व में चार चांद लग गए। उसे लोकसभा की इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी को भारी विजय मिली। राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी भारी वोट मिले। ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी बड़ी बहुमत के साथ जीती। ये इसका युद्ध का परिणाम निकला। उसके बाद 1962 के बाद भारत ने अपने सीमित संसाधनों को खास तौर से रक्षा पर खर्च किया था। 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, भारत हार गया था। भारत के पास तो जूते तक नहीं थे, भारतीय आर्मी के पास ऐसे जूते जिससे बर्फ में पहनकर लड़ा जा सके। राइफल के नाम पे 303 थी जो चलते चलते जाम हो जाती थी। ऐसे हथियारों से लड़ा थे हम भारतीय 1962 के वॉर में, जिसमें हमारी हार हुई। भारत ने अपने सीमित संसाधनों को रक्षा क्षेत्र में लगाया। भारत ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग बनाया। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, रक्षा उत्पाद विभाग कब बनाया? 1962 में बनाया। 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग बनाया। ठीक है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरीके से फेल हो गई थी, क्योंकि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी, जिसके बीच में 2 युद्ध हुए थे। तो ये योजना विफल हुई। इसके बाद हमने कोई चौथी 5 वर्षीय योजना अगले साल से शुरू ना करके एक साल की 3 योजनाएं चलाई, और चौथी पंचवर्षीय योजना जो चली 1969 से 1974 तक चलाई गई। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही है 65, लेकिन उसके अंदर 12, 13 या 10 से ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना। भारत की परमाणु नीति क्या है? तो पहला पॉइंट यह है कि भारत ने 1974 की मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया।
दूसरा, नेहरू की आधुनिकीकरण की नीति का ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि भारत ने पहली बार परमाणु टेस्ट किया। परमाणु टेस्ट करने का श्रेय जो था, या इतनी टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करी, इस टेक्नोलॉजी डेवलप करने की शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में हो गई थी और होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में की गई थी। होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता था, पीसफुल यूज़ के लिए बनाना चाहता था, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए भी होता है और एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी किया जाता है। तो भारत कह रहा था कि मैंने ये टेस्ट इसलिए करूँगा ताकि मैं एनर्जी बना सकूँ। स्टार्टिंग टाइम पे तो नेहरू परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब भारत चाइना का युद्ध हुआ, भारत हार गया, तब बाद में जाकर उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च किया और भारत ने भी अपनी पॉलिसी चेंज करी और भारत ने कहा कि हम जो है क्या करेंगे, परमाणु हथियार बनाएंगे। पहले तो चाहता था नेहरू जी चाहते थे कि परमाणु हथियार बनाया ही ना जाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी। ठीक है ना। 1964 के अक्टूबर में चाइना ने टेस्ट किया था। चाइना ने 1964 के में टेस्ट किया था और अब परमाणु हथियार 5 देशों तक पहुंच चुका था। अमेरिका, रशिया, जिसे यूएसएसआर के बाद रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और हमारा देखो 5 देश, अमेरिका, यूएसएसआर जो अब रशिया है, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, 5 देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया और ये कोशिश करी कि बाकी देशों पर एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि 1968 में थोपी जाए। जिसने भी 1968 में एनपीटी पर साइन कर दिया तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग वही परमाणु हथियार बना सकता है जिसने टेस्ट 1 जनवरी 1967 से पहले कर लिया हो। यानी ये ट्रीटी कहती है कि सिर्फ 5 देश ही परमाणु हथियार रखेंगे और कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं रखेगा। तो भारत ने बोला कि मैं इस ट्रीटी पर साइन नहीं करूंगा। तुम लोगों ने तो बना लिए, जब हम बना रहे तो रोक रहे हो। पहले अपने परमाणु हथियार नष्ट करो तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट, जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया उस समय घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन दौर था। 1973 का अरब इजराइल युद्ध चल रहा था। पूरे विश्व में तेल के संकट चल रहा था। इसी दौरान अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों को बढ़ा दिया। भारत के पास आर्थिक समस्याएं आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। इस दौरान टेस्ट किया, किसी ने साथ नहीं दिया, अरब इजराइल वॉर हो गया, तेल महंगे हो गए, तेल महंगे होने से सब कुछ महंगा हो गया और इन्फ्लेशन महंगा बढ़ गया। देखो, अगर मैं भारत की परमाणु नीति को शॉर्ट में समझाऊं ना, तो बेटा 6-7 पॉइंट में ऐसे शॉर्ट में समझा जा सकता है कि भारत पहले परमाणु टेस्ट नहीं करना चाहता था, परमाणु हथियार नहीं करना चाहता था। वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता था कि कोई नहीं रखेगा। लेकिन चाइना ने परमाणु हथियार बना लिया था और पाकिस्तान चोरी छुपे बना रहा था, इसलिए भारत ने अपना परमाणु हथियार बनाना स्टार्ट किया। 1974 में भारत ने पोखरण के अंदर परमाणु टेस्ट करके ये बता दिया कि भारत चाहे तो जब मर्जी परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन बनाएगा नहीं। 1998 में 11 मई 1998 को 3 और 13 मई 1998 को भारत ने 2 परमाणु टेस्ट करके, यानी टोटल 1998 में 5 परमाणु टेस्ट करके भारत ने परमाणु बॉम्ब भी बना लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मैं भी परमाणु संपन्न देश हूं। कई सारे देशों ने आर्थिक बैन लगाए कि भारत के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, लेकिन वो सारे ट्रेड फेल हो गए, ट्रेड बैरियर्स जो लगाए। लेकिन भारत ने परमाणु टेस्ट करने के बाद 2 डिक्लेरेशन भी करी।
कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज करेगा, मतलब पहला परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही इसके इस्तेमाल करने की धमकी देगा। लेकिन हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज करने के ऊपर विचार कर रहा है। कह रहा दूसरे देश ने अटैक कर दिया परमाणु हथियार का तो मेरा देश तो नष्ट हो गया, फिर मैं अटैक करके क्या करूंगा। तो भारत अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज करने पर विचार कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 1977 के बाद के दौर में कई गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 1977 के दौर के बाद, या किस दौर के बाद, किस सन के बाद गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। तो 1977 के दौर के बाद गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, क्योंकि 1977 में आपातकाल को हटाया गया था, जिस आपातकाल में इंदिरा गांधी ने टॉर्चर किए थे, कई लोगों के साथ टॉर्चर हुआ था। भारत की विदेश नीति को विशेष तौर पर दो संदर्भों में देखा जाता है, एक पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख के संदर्भ में, दूसरा भारत और अमेरिका संबंधों के संदर्भ में। कह रहा है कुछ लोग मानते हैं कि भारत की विदेश नीति दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक भारत पाकिस्तान संबंध कैसे हैं और दूसरा भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। इसके आधार पर भारत की विदेश नीति को हम जान सकते हैं। रूस लगातार भारत का एक महत्वपूर्ण दोस्त रहा है, लेकिन 1990 के बाद रूस टूट गया है। रूस यूएसएसआर टूट गया था, रशिया सबसे बड़ा पार्ट था और अब रशिया का महत्व कम होता जा रहा है, इसलिए हमें अमेरिका के साथ रिलेशंस बनाने चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से जो जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट थे, जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, सबकी इम्पॉर्टेंट लाइंस मैंने आपको टिक करा दी है बेटा। यही पढ़ के जाइए आप। मैं गारंटी कहता हूँ आपके 90% से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारे लगभग क्वेश्चन मैंने इन्हीं वीडियोस के अंदर, इन्हीं अंडरलाइंस के अंदर आपको कवर अप करवा दिए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय बेटा।